आज जो पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का पेपर, जो कि आपका 14 नवंबर 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ है। इसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं इन्हें एक एडवांस अप्रोच के साथ इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जितने भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, ये सारे जो पेपर हैं वो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं जो कि जीडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जितने भी पेपर हैं आप लोग जरूर सॉल्व करके जाइए, क्योंकि ये लेटेस्ट पेपर हैं और इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और सभी शिफ्ट का सोल्यूशन मैं बहुत जल्द करा दूंगा, तो इन सभी शिफ्ट का जो सोल्यूशन है वो आप लोग जरूर देखिएगा। उसके अलावा ये जितने भी क्वेश्चन हैं शिफ्ट वाइज मैथ्स के जो क्वेश्चन है सेपरेटली, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे अपने एप्लीकेशन पे। यहाँ पे डॉक एंड ई बुक्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको सभी शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सेपरेटली मिल जाएंगे, तो इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ से डाउनलोड करके। उसके अलावा अगर आप कहेंगे तो सेक्शन वाइज जैसे कि जीके, जीएस, रीजनिंग और इसके भी जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि इसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी कि खर्च जो है वो अपरिवर्तित रहे। हमेशा याद रखो कि अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा तो एक चीज़ को अगर बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ को उसी रेशियो में कम करना पड़ेगा, तभी ओवरऑल जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर कोई भी चीज़ है उसका प्राइस आपने 4 से 5 किया, अगर आपको टोटल में कोई चेंजेस नहीं लाना है तो दूसरी चीज़ को 5 से 4 करना पड़ेगा, तभी इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। अब 28% कीमत बढ़ने का मतलब क्या है कि कीमत 100 से कितनी हो गई, 28% बढ़ गई, यानी कि 128 हो गई। खर्चा आपको 100 ही रुपये करना है तो 128 को 100 करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी, 28 की। ये जो 28 की आपने कमी की वो किस में की, 128 में। तो 100 में कितने की कमी करनी पड़ेगी, 4 से काटेंगे, 4 से 28 और 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 अट्ठे 32, कितना हुआ 175/8, 8 दूनी 16, फिर 8 इक्कन 8, फिर कितना बचेगा आपका 7 जीरो उतारेंगे, यानी कि 21 पॉइंट कुछ आएगा आपका। तो निकटतम बताना है यानी कि 22% होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि k स्क्वायर प्लस 3 और k की पावर 3 प्लस 5 जो है वो अभाज्य संख्या है तो k का मान क्या होगा, यानी कि वो वैल्यू पुट करनी है जिससे कि ये तीनों जो डिजिट हैं वो अभाज्य संख्या बन जाए। तो 3 रख के देखो क्या 3 से बनेगा, 3 आएगा यहाँ पे 12 होगा, यानी कि 3 नहीं हो सकता। 7 रखेंगे तो 7, ये तो अभाज्य संख्या आ रही है, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49 प्लस 3 52, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 2 अगर रखेंगे तो पहला जो नंबर है वो क्या आएगा 2, फिर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना हुआ 7, फिर यहाँ पे 8 प्लस 5 कितना हुआ 13, यानी कि सारी की सारी अभाज्य संख्या आ रही है। इसका मतलब है जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि राम के धन का 45% सोहन के धन के 50% में जोड़ा जाता है तो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाती है। सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। देखो दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे। देखो सोहम का जो धन था वो 50% तो था और फिर सोहम का धन हो कितना जाता है 86%, यानी कि इसमें सोहम के धन में 36% की वृद्धि होती है। कब, जब हम इसमें राम का 45% जोड़ते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि राम के 45% की जो वैल्यू है वो सोहम के 36% के बराबर है, क्योंकि इसका 50% तो था, ओवरऑल 86% होने का मतलब इसमें 36% की वृद्धि, यानी कि हमारे पास यहाँ से रिलेशन निकल के आ गया कि राम के वेतन का 45% जो है वो सोहम के वेतन के 36% के बराबर है। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, यानी कि राम और सोहम के वेतन का जो अनुपात है वो 4:5 आ गया। क्या पूछ रहा है, राम सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत है। तो सोहम के पास 5 रुपए हैं, वो राम से कितना प्रतिशत है। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 पंचे कितना हुआ 125, यानी कि 125%। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप समझ पाएंगे। देखिए जब भी इस फॉर्मेटिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखो कोई ना कोई उसमें फार्मूला बनेगा। अगर आपका ऊपर AQ + BQ का फार्मूला बनना है
तो ये 99% पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। अगर नीचे आ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू तो इसकी 99% पॉसिबिलिटी कि इसका जो आंसर होगा वो 1/a प्लस बी, यानी कि 99% में बोल रहा हूँ बल्कि 100% यही पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, अगर ए क्यू माइनस बी क्यू ऊपर बनना है तो इसका आंसर जो होगा वो a माइनस बी होगा, और अगर नीचे बनना है ए क्यू माइनस बी क्यू तो इसका जो आंसर होगा 1/a माइनस बी होगा। तो यहाँ पे देखो आप, अगर इसे हम a मान ले तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, मैं इसे करके ही बता देता हूँ, बाकी आप इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, जिससे कि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बना, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो a प्लस बी होगा। डायरेक्ट आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 0.061 और 0.031 है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.092, क्योंकि इसे जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 0.092, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू है और नीचे कितना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे ए प्लस बी आएगा। तो जब भी इस फॉर्मेटिंग का क्वेश्चन बनेगा तो बस ये देखना है कि ऊपर ए क्यू प्लस बी क्यू बनना है या नीचे बनना है, ए क्यू माइनस बी क्यू बनना है या 1/a क्यू माइनस बी क्यू बनना है। तो उसके हिसाब से ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 5वीं अभाज्य संख्या और 100 से ठीक बाद वाली अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो 5वीं अभाज्य संख्या भाई क्या होगी, पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर इसके बाद क्या आएगी 11, यानी कि 5वीं अभाज्य संख्या क्या हो गई 11। और 100 के बाद वाली अभाज्य संख्या जो होती है वो 101 होती है। तो इसको गुणा करो, 11 एकन 11, 11 एकन 11, यानी कि इसका जो गुणनफल होगा वो 1111 होगा, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 75% अधिक है, अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी जाती है, तो लाभ क्या होगा। यानी कि सीपी अगर 100 है तो आपने एमआरपी कितना बनाया इसका, सीपी से 75% ज़्यादा, यानी कि 175 रुपये बनाया। अब इस पे 40% का डिस्काउंट दे दिया, यानी कि बेचा कितने का 175 पे 40% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 60/100 में बेचा। तो 25 सत्ते 175, 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे 15, 15 सत्ते 105, यानी कि 100 की चीज़ आपने अगर 105 की बेची तो आपको कितने का फायदा होगा, 5% का। क्यों, क्योंकि परसेंट को हम 100 में डील करते हो, हमने सीपी जो है वो 100 माना है। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि अरुण ने 525 रुपए में 150 अमरूद खरीदे और उन्हें 36 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। अरुण का लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में या तो हम प्राइस को बराबर करते हैं या वस्तुओं को बराबर करते हैं। अब क्यों करते हैं ये भी समझो। देखो अगर आपको पता हो कि आपने बराबर पैसा लगा के, समान पैसा लगा के कितनी चीजें खरीदी और कितनी बेची, तब आप फायदा या नुकसान निकाल सकते हो। या आप ये निकाल लो कि समान वस्तुएं आपने कितने की खरीदी और कितने की बेची, तभी आपको फायदा या नुकसान पता चल पाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम वस्तुओं को बराबर करते हैं। तो सीपी में क्या है कि 150 अमरूद उसने खरीदे, कितने के, 525 के खरीदे। ठीक है, और यहाँ पे और एसपी क्या है, 36 रुपए में कितने बेच रहा है, 1 दर्जन, यानी कि 12 बेच रहा है 36 के। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो। देखो 12 एकन 12, 12 3 36 हुआ। यहाँ पे 25 से काट सकते हैं, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 एकन 25, 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 21। बस इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे टोटल सीपी कितना हो गया 7 और टोटल एसपी कितना हो गया 6, यानी कि 7 रुपए की चीज को आपने 6 का बेचा तो कितने का नुकसान हुआ, 1 का नुकसान हुआ 7 पे, तो 100 पे कितना होगा 14 सही 2/7%, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 8.3 मीटर लंबे ऊर्ध्वाधर खंबे की छाया जो है वो 4.15 मीटर लंबी है। उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी समान परिस्थितियों में 40 मीटर लंबी छाया। तो बस छाया और ऊंचाई के बीच में रिलेशन आप देख लो। देखो जब छाया जो है वो 4.15 की है तो ऊंचाई जो है वो कितनी होती है, 8.3 मीटर की होती है। तो पॉइंट यहाँ पे 2 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद अगर पॉइंट लगाना है तो 0 1 बढ़ा देंगे तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, यानी कि
415 दूनी होता है 830, यानी कि एक जो है एक की वैल्यू 2 के बराबर। कहने का मतलब छाया की वैल्यू अगर 1 रेशियो है तो ऊंचाई जो होगी वो 2 रेशियो होगी। अब छाया जो है वो कितनी है 40, यानी कि इसे 40 से अगर गुणा करेंगे तो इधर भी 40 से गुणा कर देंगे, यानी कि छाया अगर 40 होगी तो ऊंचाई जो होगी वो कितनी होगी 80 होगी। यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अगर भुजाएं असमान है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, हीरोस फार्मूले से। हीरोस फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पे एस क्या है अर्ध परिमाप। तो इसका परिमाप निकालो कितना होगा, 24 और 17 41 और 9 50, तो इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। अब सॉल्व कर लेते हैं, s की वैल्यू 25, 25 में से 24 गया तो कितना बचा 1, 25 में से 17 गया तो कितना बचा 8, 25 में से 9 गया तो कितना बचा 16। अब देखो 25 का बाहर निकल के आ गया 5, और 16 को हम लोग क्या ले सकते हैं 8 × 2, तो इसका भी 8 बाहर निकल के आ गया, बीच अंदर जो है वो केवल 2 बचा, यानी कि 8 पंचे 40 √2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या 1,87,500 है, यदि जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 13% और 9% है तो 2 वर्ष के बाद देश की जनसंख्या क्या होगी। यानी कि जन्म दर का मतलब 13% अगर लोग पैदा होते हैं, 9% मर जाते हैं, यानी कि रिजल्टेंट एक साल में कितनी बढ़ती है जनसंख्या, 9 4 13 होता है, यानी कि एक साल में जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कितनी होती है 4% की। तो 2 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी 1,87,500 है, 4% की वृद्धि होती है, यानी कि एक पहले साल 104/100 हो जाएगी, अगले साल फिर 104/100 हो जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 25 से काटेंगे, 25 7 175 और 25 पंचे 125, 25 चक्कू 100, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 52, और फिर 2 से काट देंगे यहाँ पे 52 आएगा। अब देखो 52 का स्क्वायर निकाला है, यानी कि 50 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना हुआ 0 4, और 25 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हुआ 27, और इसको 75 से गुणा कर देंगे। तो 27 और 4 को 75 से गुणा कर लो भाई, कितना आ जाएगा आपका 5 चक्कू 20, 2 हुआ, और 5 से 35, हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हुआ 13, फिर 7 चौक 28, 2 और 7 से 49, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 4 कितना हुआ 18, 0 8 2 10, 5 2 7 और 1 8, 9 3 12, 8 1 9 1 10 हुआ, और यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी कि 2,28,2,28,000 हुआ। तो तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार लेता है, वह तुरंत इसे दूसरे व्यक्ति को 25/4% वार्षिक की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे लाभ कितना होगा। देखो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है, जितना पहले साल ब्याज मिलेगा उतना दूसरे साल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 4% की दर पे लेता है और दूसरे को 25/4% पे दे देता है उधार, यानी कि एक साल में रिजल्टेंट इसे कितने का फायदा हो रहा है, इनका डिफरेंस निकाल लो, 25/4 माइनस 4% का उसे रिजल्टेंट फायदा हो रहा है। तो 4 चक्कू 16, 25 में 16 गया तो कितना बचा 9/4% का एक साल में फायदा हो रहा, तो 2 साल में कितना होगा 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 9/2% का एक साल में उसे फायदा हो रहा। अब 5,000 वैल्यू है 100% की, 100% की वैल्यू अगर 5,000 है तो इसका मतलब है 1% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 होगी। तो भाई 9/2% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 50 × 9/2, तो यहाँ पे कितना आएगा 25, 25 नंबर कितना हुआ 225, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, वे सभी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। सिंपल है, देखो पूरे टाइम एंड वर्क में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टोटल वर्क और दूसरा कैपेसिटी, बस यही आपको पता होना चाहिए। तो ए जो है वो किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, सी जो है वो 12 दिन में करता है। अब इसका एलसीएम कितना हो गया आपका 120। अब किसी को नहीं समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकाला, तो अगर नहीं आपको पता है तो कोई भी नंबर एलसीएम मान लो, हमने मान लिया 8 है, जब हम 10 के पास गए तो 10 क्या होता है 5 × 2 होता है, 2 हमारे पास है 5 की कमी है, 12 जो होता है वो 4 × 3 होता है,
8 में 4 है, 3 की कमी है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो यही क्या है, ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। 8 पंचे 40, तियाँ कितना हुआ 120, यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा, ये एक दिन में 15 लड्डू बनाता है, ये 12 लड्डू बनाता है और ये जो है वो 10 लड्डू बनाता है। अब तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में लड्डू कितने बनने हैं, 10 और 15 कितना हुआ 25, 25 और 12 कितना 37। तो 120 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा, 120/37, यानी कि चौथा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि 30 सेंटीमीटर व्यास वाले तांबे के एक ठोस गोले को 10 सेंटीमीटर व्यास वाले तार के रूप में खींचा जाता है। तार की लंबाई क्या होगी, देखो तार के रूप में खींचा जाता है, जो तार होता है वो किस तरीके से काम करेगा, एक बेलन के रूप में काम करेगा, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि जब भी कोई 3D फिगर से हम 3D फिगर बनाते हैं तो उनके आयतन जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर हम 2D फिगर से कोई 2D फिगर बनाते हैं तो उनके परिमाप बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है जो गोला है उसका आयतन इस तार क्या है, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे रेडियस जो होगी वो इसकी हाफ यानी कि 15 हो जाएगी। तो 15 × 15 × 15, ठीक है। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²। r कितना हो जाएगा, 10 का आधा 5, यानी कि 5 × 5। आपको क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। तो ऊंचाई जो है वो लंबाई के तरीके से वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे तार है तो तार में लंबाई होगी आपकी, तो h की जगह पे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे 3×5 15, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 × 3 15। तो यहाँ पे कितना हुआ, 15 × 3 45, चक्कू कितना हुआ 180, यानी कि जो इसकी लंबाई होगी वो कितनी होगी, 180 होगी। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि प्रथम 5 भाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। पहली जो भाज्य संख्या है वो 4 है, इसके बाद 6 आएगी, इसके बाद भाज्य संख्या 8 होगी और फिर आपकी क्या होगी, 9 एक भाज्य संख्या है, 10 भी एक भाज्य संख्या है। इसका औसत निकालना है तो 5 से डिवाइड कर दो। 6 × 4 10, 10 10 कितना हुआ 20, 20 और 17 कितना हुआ 37, 37/5, 5 से काटेंगे 5 × 7 35, 5 × 20, यानी कि 7.4 होगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी गंतव्य के लिए एक यात्रा निम्नलिखित तरीके से की जाती है। 55 किलोमीटर की औसत गति से ट्रेन इतना चलती है, 500 की चाल से इतनी दूरी तय करती है, 25 की चाल से 400 की दूरी तय करती है, 35 की चाल से 55 की दूरी तय करती है। तो औसत चाल क्या होगी, देखो औसत चाल जो है अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, कुल दूरी बटे कुल समय से। तो दूरी कितनी है भाई, 4500 और फिर 550, फिर आपकी 400, फिर 55। तो 5 5 5 10 और यहाँ पे कितना जाएगा, 5 5 10 4 14 और 14 और 1 कितना हुआ 15 और यहाँ पे 5, यानी कि 5505 ये टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना लगेगा, देखो 55 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 घंटे लगेंगे, यहाँ पे 500 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे 9 घंटे लगेंगे, यहाँ पे 25 से डिवाइड करेंगे तो 16 घंटे लगेंगे और यहाँ पे 35 से डिवाइड करेंगे, 55 को 35 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 5 से काटेंगे 5 × 1 5, 5 × 7 35, यानी कि 11/7 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो टोटल अब निकाल लो इसकी वैल्यू, यहाँ पे 10 16 9 कितना हुआ 25, 25 10 कितना हुआ 35, 35 7 कितना होता है आपका, 35 7 7 5 35, यहाँ से लगा 3 7 21 3 कितना हुआ 24। तो 245 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 256, यानी कि 5505 और ये 7 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे कितना आएगा 256। अब वो ऑप्शन देखो जिसके लास्ट में 256 है, तो केवल एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 256 है, तो यही आपका करेक्ट होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब आप क्वेश्चन को करोगे तो ऑप्शन भी देखो, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन से ही देखने से क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि टाइम वहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी हमारा जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, जितनी भी PDF हैं वो आपको यहाँ पे हम प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा ऑल इंडिया आपके लिए फ्री लाइव मॉक भी कराएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होगा और एग्जाम रिलेवेंट होगा। तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इसका बेनिफिट मिल सके।